हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। और आज मैं लेके आई हूँ अध्याय 11, अध्याय 11 आधारभूत लोकतंत्र भाग 2। और टॉपिक है हमारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार। चैप्टर का नाम है आज जैसे आपको पता है कि इस चैप्टर को 3 भागों में बांटा गया है, तो दूसरा भाग है। तो सबसे पहले करेंगे हम प्रश्न, क्रियाकलाप और परियोजनाएं। ये वो प्रश्न है जो बुक में चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहले उनको करेंगे और इसके बाद चैप्टर के बीच में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करेंगे, जो अतिरिक्त प्रश्न उत्तर के नाम से हैं। तो आपके लिए दोनों ही आवश्यक हो जाते हैं। और यकीन मानिए कि अगर आपने दोनों क्वेश्चन आंसर किए हैं तो इससे बाहर कुछ भी एग्जाम में नहीं आएगा और आपकी पूरी तरह से प्रिपरेशन हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, स्वयं को जांचिए। ऊपर दिए गए पाठ को देखे बिना क्या आप पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर बता सकते हैं? तीनों स्तरों में प्रत्येक के मुख्य कार्य क्या हैं? उत्तर है ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर। यानी हम पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला निचला जो स्तर होता है वो है ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर। पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर। और जिला परिषद होता है जिला स्तर पर। अगला प्रश्न है, ठीक है, तीनों स्तरों में प्रत्येक के मुख्य कार्य क्या होते हैं? ये उसी प्रश्न का उत्तर है। ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर होती है और इसका कार्य होता है ग्राम स्तर पर शासन का प्रबंध करना, सड़कें, सार्वजनिक भवन, अन्य बुनियादी ढांचे निर्माण एवं रखरखाव रखना, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, बुनियादी शिक्षा एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देना, स्थानीय करों को एकत्र करना। अब पंचायत समिति की बात करते हैं जो मध्यवर्ती स्तर में आती है। एक ब्लॉक के भीतर विभिन्न गांवों की ग्राम पंचायत के कार्यों के बीच समन्वय स्थापित करना और ब्लॉक स्तर पर विकास कार्यक्रमों की योजना बनाना और उनका प्रबंधन करना, ये पंचायत समिति का कार्य होता है। जिला परिषद जिला स्तर पर होती है और पूरे जिले के लिए विकास योजनाएं बनाना और उन्हें क्रियान्वित करना, पंचायत के कार्यों की देखरेख करना और उनका मार्गदर्शन करना। तो इस तरह से इसको 3 भागों में बांटा गया है। यानी पंचायती राज को 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका ग्राम स्तर पर, खंड स्तर पर और जिला स्तर पर। और तीनों के कार्य क्या हैं ये भी हमने देख लिए। जैसे इसमें दिया हुआ है, आप चित्र भी देख सकते हैं कि ग्राम स्तर पर ग्राम परिषद ग्राम पंचायत होती है। खंड स्तर पर खंड पंचायत या पंचायत समिति या मंडल परिषद, इसे इस नामों से भी जाना जाता है। यानी खंड स्तर अगर हम कहें तो खंड पंचायत कोई बोले या फिर पंचायत समिति कहे या मंडल परिषद कहे तो इसका मतलब वहाँ खंड स्तर की बात हो रही है। जिला स्तर जिला पंचायत और जिला परिषद दोनों नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव की सड़क के किनारे पड़ी प्लास्टिक थैलियों से संबंधित विषय पर सरपंच को पत्र लिखिए। उत्तर है सेवा में सरपंच महोदय, ग्राम पंचायत हसनपुर। इसमें एक गांव का, काल्पनिक गांव का नाम दिया हुआ है। आप अपने हिसाब से इसमें चेंज कर सकते हैं। गंगानगर राजस्थान। आप जिस भी राज्य में रहते हैं, जिस भी स्टेट में रहते हैं, वहाँ के क्षेत्रीय पंचायत का नाम, उस ब्लॉक का नाम या उस प्रदेश का नाम आप डाल सकते हैं। विषय गांव के किनारे फैली हुई प्लास्टिक थैलियों के संबंध में। महोदय, मैं आपका ध्यान हमारे गांव की सड़कों के किनारे जमा हो रही प्लास्टिक की थैलियों और अन्य कचरे के बढ़ते ढेर के विषय में अवगत कराने हेतु यह पत्र लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ। यह हमारे गांव की सुंदरता को खराब कर रहा है एवं नालियों को भी अवरुद्ध कर रहा है और हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए भी खतरा पैदा कर रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि समस्या को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं, जैसे सड़कों की नियमित सफाई की जाए, ग्रामीणों को प्लास्टिक के दुष्प्रभाव के विषय में जागरूक किया जाए और अधिक कूड़ेदान उपलब्ध कराए जाएं। हम इस मामले पर आपकी त्वरित कार्यवाही की आशा करते हैं। धन्यवाद। और आप जिस भी नाम से ये लेटर लिख रहे हैं, आप अपना नाम, अपने गांव का नाम इसमें डाल सकते हैं। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लेटर और बड़े रूप में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपकी क्लास के अकॉर्डिंग इतना लेटर इनफ है, तो आप इसमें और भी कुछ मेंशन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, आपके विचार से किस प्रकार का व्यक्ति ग्राम पंचायत का सदस्य हो सकता है, यानी ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, ये पूछा है सीधे सीधे। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए योग्यताएं, सबसे पहले तो वह व्यक्ति उसी ग्राम पंचायत का स्थायी निवासी होना चाहिए, उसकी उम्र 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, और उसका मतदाता सूची में नाम हो, यानी 18 वर्ष की उम्र पार करने के बाद मतदाता सूची में नाम आ जाता है। तो ये 3 विशेषताएं होनी चाहिए कि पंचायत का निवासी हो, उसी ग्राम पंचायत का, 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, और मतदाता सूची में उसका नाम अंकित हो। अगला प्रश्न है, मान लीजिए आप एक गांव के स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल राजमार्ग पर है तथा विद्यार्थियों को स्कूल आते जाते समय सड़क पार करने में कठिनाई होती है। इस समस्या के समाधानों के विकल्प क्या क्या हो सकते हैं? इसमें पंचायती राज की कौन सी संस्थाएं आपकी मदद कर सकती हैं? विद्यार्थी इसमें क्या कर सकते हैं? उत्तर है, इस समस्या के समाधान के लिए सुझाए गए कुछ विकल्प, जैसे विद्यालय गांव के अंतर्गत है, इसलिए ग्राम पंचायत से इसके लिए अनुरोध कर समस्या का समाधान किया जा सकता है। किसी भी गांव में ग्राम पंचायत जो होती है, जो प्रधान होता है वो मुख्य होता है, और अगर गांव के आसपास कोई समस्या है तो प्रधान को उसमें ये सूचना दी जानी चाहिए या लेटर लिखा जाना चाहिए कि ये समस्या आ रही है, तो वो अपने स्तर पे वहाँ के एमएलए वगैरह को भी लेटर लिख सकता है, ताकि रोड जो है वो अच्छे से बनाई जा सके, या उसमें जो भी चेंजेस करने हैं वो किए जा सके। तो सबसे पहले तो हमें ग्राम पंचायत से ही इसके लिए अनुरोध करना पड़ेगा और अपनी समस्या के समाधान के लिए लेटर लिखना पड़ेगा। और इसके अलावा ट्रैफिक सिग्नल तथा जेब्रा क्रॉस लाइन का निर्माण किया जा सकता है वहां पर। स्कूल के पास स्पीड ब्रेकर तथा कम गति का साइन बोर्ड भी लगाया जा सकता है, और अंडरपास या पैदल पार पथ भी बनाया जा सकता है। तो अंडरपास या पैदल पार पथ बनाने के लिए वहां के एमएलए से संपर्क किया जा सकता है। छात्रों द्वारा किए गए प्रयास, अब छात्र इसमें क्या प्रयास कर सकते हैं? छात्र अभिभावकों के साथ इस समस्या के लिए ग्राम सभा में अपनी बात रख सकते हैं, बाल पंचायत के माध्यम से भी अपनी बात रख सकते हैं, और नुक्कड़ नाटक व अन्य माध्यमों से लोगों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा कर सकते हैं। अब ये चैप्टर के मिड से कुछ क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे गए हैं, आइए विचार करें। तो प्रश्न है, क्या आप सोचते हैं कि ये पुराने मानचित्र हमारे किसी काम आ सकते हैं? क्या यह अतीत और वर्तमान के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं? उत्तर है, पुराने नक्शे बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं, क्योंकि वो अतीत और वर्तमान दोनों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। यह ऐतिहासिक भूमि उपयोग, यानी प्राचीन समय में उसका क्या उपयोग हो रहा था, पिछले गांव के लेआउट, यानी पिछले जो गांव थे, पुराने समय में जो गांव थे उसमें कैसे उनको बांटा गया था, कृषि प्रथाओं, यानी कृषि में कौन कौन सी उपज जो है उस समय हो रही थी, या ऐसा तो नहीं था कि वो गांव पहले किसी नदी क्षेत्र में आ रहा हो, है ना। तो इन सब बातों का हमें पता चल सकता है। अगला प्रश्न है, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि सरकार को समाज के वंचित वर्गों की आवश्यकताओं और समस्याओं पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है? उत्तर है, सरकार को समाज के वंचित वर्गों की आवश्यकताओं और समस्याओं पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि पहला है, इन्हें समाज में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे इनका जीवन कठिन होता है। ये सामान्य लोगों से अ, थोड़ा सा काम करने में या किसी भी कार्य को करने में थोड़ी इनको कठिनाई होती है, इसलिए इनको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगला है, ये अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं होते, जैसे शिक्षा, भोजन, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि। समाज में इन्हें समान रूप से रखने के लिए तथा इनका विकास करने के लिए, तो जो भी समाज में वंचित वर्ग हैं, सरकार को चाहिए कि उनका ध्यान रखे और उन्हें वो सुविधाएं दे, जिससे वो समाज में समान रूप से रह सके और अपना विकास कर सके।
अगला प्रश्न है, आप केंद्र स्तर और पंचायत स्तर पर शासन प्रणाली के बीच क्या विभिन्नताएं और समानताएं पाते हैं? तो पहले विभिन्नताओं के बारे में देखते हैं। केंद्र स्तर पर, केंद्र स्तर राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लिए जाते हैं, यानी केंद्र स्तर पर जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो पूरे देश के लिए लिए जाते हैं और बहुत बड़े क्षेत्र से बहुत से लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, यानी पूरे भारत देश से जो लोकसभा सदस्य होते हैं वो चुने जाते हैं और बहुत सारे लोग उनका एक बहुत ज्यादा मात्रा में जो लोग हैं वो उन्हें चुनते हैं। चुने हुए प्रतिनिधि कानून निर्माण प्रक्रिया में भाग लेते हैं और यही लोग जो लोकसभा के लिए चुने जाते हैं, यही जब कानून बनते हैं तो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। किसी भी प्रकार के विवाद के लिए अदालतें हैं। अगर किसी तरह का विवाद होता है तो जो सर्वोच्च न्यायालय है या उच्च न्यायालय है ये या फिर जिला न्यायालय है, ये क्या करती हैं, किसी भी विवाद को ये सुनती हैं और उसे खत्म करती हैं। पंचायती स्तर पर अगर यही बात करें तो स्थानीय मुद्दों तथा समस्याओं पर निर्णय लिए जाते हैं, यानी गांव के अंदर जो भी समस्याएं हैं, जो भी मुद्दे हैं, उस पर निर्णय लिया जाएगा। गांव के लोगों द्वारा ही चयन किया जाता है, यानी पंचायत स्तर का जो चुनाव होता है वो गांव के लोग ही, जिनकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी होती है, वही चुनाव में भाग लेते हैं और गांव के नागरिक प्रत्यक्ष रूप से निर्णय लेने में भागीदारी करते हैं, यानी यहाँ भी प्रत्यक्ष रूप से ही जो प्रधान होता है या जो पंचायत सदस्य होता है वो चुना जाता है। यह दीवानी और फौजदारी जैसे छोटे मामलों पर खुद ही निर्णय देती है, यानी जो पंचायत के सदस्य हैं वो छोटी छोटी जो दीवानी या फौजदारी से संबंधित कोई भी मामला है वो खुद पंचायत में ही उसको सुलझा देते हैं। समानताएं देख लेते हैं, समानताएं क्या है। दोनों में समानताएं हैं कि प्रतिनिधि मतदाताओं द्वारा ही चुने जाते हैं और दोनों ही लोगों के कल्याण के लिए कार्य करती हैं। ये दोनों संस्थाएं लोगों के कल्याण के लिए ही कार्य करती हैं। दोनों ही कर इकट्ठा करते हैं, यानी टैक्स लेते हैं और विकास कार्यों एवं वंचितों के लिए इसका उपयोग करते हैं। दोनों ही संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं। अब ये अतिरिक्त प्रश्न उत्तर हैं। ये क्वेश्चन चैप्टर के मिड में से हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो सभी क्वेश्चन आंसर हैं, तो आप इन्हें जरूर देखिएगा। और मैक्सिमम जो पेपर आ रहे हैं वो ऐसे ही आ रहे हैं, वो लास्ट से क्वेश्चन कम और मिड से चैप्टर के मिड से हैं, बीच बीच से क्वेश्चन दे रहे हैं, तो आपका पढ़ना और भी जरूरी हो जाता है। पहला प्रश्न है, असली भारत गांव में बसता है, ये किसका कथन है? उत्तर है मोहनदास करमचंद गांधी। ये जो वाक्य कहा है वो कहा है मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम प्यार से गांधी जी भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे देश में लगभग गांव डैश कस्बे डैश नगर हैं। तो उत्तर, हमारे देश में लगभग 6 लाख गांव, 8,000 कस्बे और 4,000 से ज्यादा नगर स्थित हैं। अगला प्रश्न है, हमारे देश भारत की जनसंख्या कितनी है? उत्तर है हमारे देश की जनसंख्या लगभग 1.4 अरब है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, यानी गांव में भारत की कितनी जनसंख्या निवास करती है? तो 2/3, लगभग 2/3, 65% भाग आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मणपुर गांव की स्थानीय शासन व्यवस्था को क्या कहा जाता है? क्या भारत के सभी गांवों में ऐसी ही शासन व्यवस्था है? उत्तर है लक्ष्मणपुर की स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायत कहा जाता है। यह स्थानीय शासन व्यवस्था है जिसे ग्रामीण परिषद के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत के लगभग सभी गांव में स्थित होती है। अगला प्रश्न है, पंचायत क्या है, इसके कार्य भी बताएं। उत्तर है पंचायत एक ग्रामीण शासन व्यवस्था है। पंचायत शासन को लोगों के समीप लाती है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी संभव बनाती है। इसलिए पंचायती व्यवस्था, जिसे पंचायती राज के नाम से भी जाना जाता है, ये स्वशासन का एक रूप है। अगले अब पंचायत के प्रमुख कार्य देख लेते हैं। स्थानीय समस्याओं को हल करना, सरकारी योजनाओं का लाभ जन साधारण तक पहुंचाना, विकास कार्यों को आगे बढ़ाना। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था को कितने स्तरों में बांटा गया है? उत्तर है पंचायती राज व्यवस्था को 3 स्तरों में बांटा गया है। इसलिए
इसे त्रिस्तरीय प्रणाली भी कहा जाता है, ग्राम स्तर, खंड स्तर और जिला स्तर। इसकी चर्चा हम पहले प्रश्न में भी कर चुके हैं और ये भी बता चुकी हूँ मैं, ग्राम स्तर जो है वो सबसे निचला स्तर होता है, फिर खंड स्तर और फिर जिला स्तर। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा मिलजुल कर किए गए कार्य कौन कौन से हैं? उत्तर है, पंचायती राज संस्थाओं द्वारा मिलजुल कर किए गए महत्वपूर्ण कार्य निम्न हैं। पहला है कृषि का रखरखाव, आवास और सड़कों का रखरखाव, जल संसाधनों का प्रबंधन करना, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण से संबंधित कार्यों को करना, सांस्कृतिक गतिविधियों से संबंधित कार्य करना, जीवन से संबंधित सभी पक्षों दायित्वों का निर्वहन करना। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? उत्तर है, ग्राम पंचायत के सदस्य ग्राम सभा द्वारा चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा का निर्माण कैसे होता है? उत्तर है, गांव में वह स्त्री पुरुष जो मतदाता के रूप में, यानी जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो चुकी है और जो मतदाता के रूप में नामांकित हो चुके होते हैं, यह सभी मिलजुल कर ग्राम सभा का निर्माण करते हैं। यानी उस गांव के वो सभी व्यक्ति, ये चाहे महिला हो या पुरुष हो, जिसकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है, वह ग्राम सभा के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा के कार्य बताइए। उत्तर है, सरपंच अध्यक्ष को चुनना, क्षेत्र से जुड़े सभी मामलों पर विचार विमर्श करना एवं निर्णय लेना, गांव या क्षेत्र के विकास संबंधी मुद्दों पर चर्चा करना व उस पर निर्णय लेना। अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख आदर्श महिला सरपंच के नाम बताइए। यह आपके चैप्टर में जो प्रमुख सरपंचों के नाम दिए गए हैं या उनके बारे में बताया गया है, उससे संबंधित है। तो सबसे पहले है आपका वंदना बहादुर मैदा, गांव खान खांडवी, मध्य प्रदेश, इनके बारे में चैप्टर में दिया हुआ है। और दयानेश्वर कांबले किन्नर, जो गांव तरंगपुर, महाराष्ट्र की प्रधान थी। अगला प्रश्न है, अहमदनगर महाराष्ट्र के उस सरपंच का नाम बताएं जिन्होंने सूखे एवं कम कृषि उपज को समाप्त करने का रास्ता निकाला। उत्तर है, पोपटराव बागूजी पवार। इन्होंने अन्ना हजारे के जल संचयन, जल संरक्षण एवं लाखों पेड़ लगाने के मॉडल को अपने क्षेत्र में लागू किया। अगला प्रश्न है, भील समुदाय। भील समुदाय एक एसटी समुदाय होता है और ये मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। तो कि भील समुदाय मध्य प्रदेश की पहली महिला सरपंच का नाम बताएं जिन्होंने महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया व शिक्षा, स्वच्छता जैसी गंभीर समस्याओं को उठाया। उत्तर है, वंदना बहादुर मैदा। ग्राम प्रधान खान खांडवी गांव, और ये कहाँ की ग्राम प्रधान थी? एमपी की, मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश के खान खांडवी गांव की। प्रश्न है, पटवारी का कार्य बताइए। उत्तर है, पटवारी के मुख्य कार्य हैं गांव के भू अभिलेखों का रखरखाव करना, भूमि की नापजोख करना, भूमि से जुड़े विवादों को निपटाना। अगला प्रश्न है, बाल संसद को कब वर्ल्ड चिल्ड्रन ऑनररी अवार्ड मिला? उत्तर है, सन 2001 में। अगला प्रश्न है, बाल संसद क्या है? यह किसके द्वारा शुरू की गई थी? उत्तर है, ग्रामीण क्षेत्रों के वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा और लोकतांत्रिक भागीदारी के द्वारा सशक्त बनाना ही बाल संसद का उद्देश्य है। इसकी शुरुआत बंकर राय द्वारा बियरफुट कॉलेज की शाखा बाल संसद के रूप में राजस्थान में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, बाल हितैषी पंचायत की शुरुआत किस राज्य से हुई है? तो इसका उत्तर है महाराष्ट्र। प्रश्न है, बाल हितैषी पंचायत का उद्देश्य बताइए। उत्तर है, बच्चों को स्थानीय शासन प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना तथा उनको अपनी राय व विचार रखने का अवसर देना। उदाहरण, बाल सदस्यों द्वारा बाल विवाह पर रोक के लिए प्रयास करना, लड़कियों की शिक्षा पर जोर देना, बाल श्रम पर रोक के लिए अभिभावकों को समझाना तथा अपने विचार ग्राम सभा में रखना व उन्हें क्रियान्वित करवाना। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित एक प्राचीन ग्रंथ है? उत्तर है, अर्थशास्त्र शासन राजनीति से संबंधित एक प्राचीन ग्रंथ है जिसे कौटिल्य, जिनका नाम चाणक्य भी था, ने लिखा था। प्रश्न है, किस राज्य को विद्यालय विकास और मध्याह्न भोजन मिड डे मील व्यवस्था के लिए बाल हितैषी ग्राम पंचायत का पुरस्कार मिला है? उत्तर है, सांखू राधु खंडू गांव, सिक्किम।
प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं में कितने % सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं? तो उत्तर है 1/3 सीटें। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है? तो उत्तर है राज्य का गठन, उसका संचालन, अर्थव्यवस्था कैसे समृद्ध हो सकती है, शासक के कर्तव्य क्या क्या हैं, युद्ध नीति कैसी होनी चाहिए, गांव से लेकर राजधानी का प्रशासन एवं ढांचा एवं अन्य, इन सब की जानकारी अर्थशास्त्र में हमें मिलती है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में दिया प्रशासनिक ढांचा कैसा है? उत्तर, अर्थशास्त्र का प्रशासनिक ढांचा इस प्रकार है, 10 गांवों में एक संग्रहण है, जिसे आधुनिक समय में उप जिला मुख्यालय भी कहा जाता है। 100 गांव में एक करवाटिका थी, जिसे अब जिला मुख्यालय के तौर पर देखा जाता है। 400 गांव में एक द्रोणमुख होता था और 800 गांव में एक स्थानीय होता था, जो प्रांतीय मुख्यालय के जैसा होता था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगी। थैंक यू।